हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग साइंस बायोलॉजी का टॉप 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हर किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम देने से पहले। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करती है। तो जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करती है, तो आनुवांशिकी है। तो जिस भी भाई का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि आनुवांशिकी जो है इसका खोज किसने किया था। तो आनुवांशिकी जो है सो जीव विज्ञान की वह शाखा है जो किस पर आधारित है, तो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित करता है, जो माध्यम के केंद्र पर आधारित है। आनुवांशिकी के जनक जो किसे माना जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वेटसन ने किया था। कब किया था? 1906 में किया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते हैं। जीवों की इस मूलन को गुण को संभरण आनुवांशिका कहते हैं। इसी के कारण से प्रत्येक जीव का गुण जो होती है सो अपना माता पिता के समान होती है। तो आनुवांशिका से क्वेश्चन क्या क्या बन सकती है, सभी क्वेश्चन को यहाँ देख लिए कि पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आनुवांशिकी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो वेटसन द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कारक के कारण यानी कि बच्चों का जो गुण होता है अपना माता पिता के समान होता है, तो किस कारक की होती है, आनुवांशिकता के कारण ही बच्चों का जो गुण होता है अपना माता पिता के समान होता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोग भी जानते हैं कि सब्जियां हो गई, फलों हो गया और फूलों जैसी उच्च मूल्यवान वाली फसलों की खेती जो होती है उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि पिसीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, एपीकल्चर किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो है एक प्रकार से क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है जो स्टडी होता है ना कि कौन सा किसका अध्ययन क्या कहलाता है। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज हो गया, फूल हो गया और पौधों को उगने से लेकर व्यापार तक का अध्ययन जो करते हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि अनाज हो गया, अब फूल और पौधे को जो उगने से लेकर व्यापार तक का अध्ययन जो किया जाता है सो किसके अंदर करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है जैसे कि इसमें पूछा गया है कि सब्जियां हो गई, फल हो गया और फूलों जैसा उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे का विज्ञान जो है तकनीक और विपणन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसे दो भाग में बांटा गया है। बोला जा रहा है कि मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान तकनीक और विपणन से जुड़ा हुआ है। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, खाद है, जिसे हम लोग बोलते हैं खाद से फसल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया। और आखाद कौन होती है, फूल होती है और पौधा होती है। यानी कि हम लोग जैसे कि सब्जी उगाते हैं तो खाद डालते हैं, तो एक हो गया खाद में और हो गया या खाद में, यानी जिसमें खाद नहीं होती, जैसे फूल हो गया, पौधे हो गया, ये सब के लिए खाद नहीं यूज करते हैं। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है ये अध्ययन करने के लिए। क्या अध्ययन करने के लिए, तो क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि मानव उपयोग के इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान तकनीक जो विज्ञान तकनीक और किससे जुड़ा हुआ है, विपणन से जुड़ा हुआ है। इसे दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया है, एक खाद में बांटा गया है और एक आखाद में बांटा गया है। तो जिस प्रकार से अनाज हो गया और फूलों हो गए, ये सब को हम लोग जो उगाते हैं उसका अध्ययन क्या करते हैं, यानी कि उसको उगाते हैं, तो उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उस किसके अंतर्गत करते हैं, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अब हो गया इटियोलॉजी क्या है, सीरोलॉजी क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। साइटोलॉजी की कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी जो कहते हैं तो उसमें सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सीरम एवं शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से रोगों की पहचान और निदान की विवेचना का अध्ययन क्या कहते हैं, तो रोगों की पहचान एवं निदान की विवेचना का अध्ययन को हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होती है, केंद्रक होती है। केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइटोप्लाज्म जो है क्या है, यानी कोशिका द्रव है सो क्या है, तो कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या होती है, केंद्रक जो झिल्ली कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ जो होती है उसे हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। यह किस प्रकार से होती है, तो यह रवेदार होती है, जेली नुमा होती है, अर्ध तरल पदार्थ होती है। यह कोशिका के 70% भाग जो होती है की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विटीकल्चर क्या है। तो विटीकल्चर जो है सो क्या है, तो अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। तो जिसका भी ऑप्शन अंगूर के साथ है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंगूर की खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, तो फूलों की खेती अभी क्या पढ़े थे कि हम लोग सब्जी के अनाज वगैरह उगाते हैं, किसके अंदर रखते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटीकल्चर से हमारा अंगूर की खेती को कहा जाता है, यानी कि अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। लेकिन वो हॉर्टिकल्चर जो होती है ना, जो आगे पढ़े क्वेश्चन में जो पढ़े थे कि व्यवसाय जैसे हो गया, यानी कि बड़ी मात्रा में उगाने वाले को हम लोग हॉर्टिकल्चर में रखते हैं। लेकिन यदि सिंगल में पूछे, जैसे कि सब्जियों को खेती को क्या कहते हैं, तो सब्जियों के खेती को हम लोग ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फूलों की खेती जो करते हैं ना उसे हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फूलों की खेती क्या कहलाती है, तो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, तो ओलेरीकल्चर कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है। तो एपिग्राफी का अभिप्राय जो है वो क्या है, तो देखते हैं। तो शिलालेख का अध्ययन जो होती है, शिलालेख का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्राफी जो कहते हैं सो शिलालेख अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसका ऑप्शन के अनुसार कि कंकाल का अध्ययन यानी हड्डी का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हड्डी का अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। शिलालेख का अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। मानचित्र का अध्ययन का क्या कहते हैं, तो मानचित्र का अध्ययन को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। और सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्टेमिक कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्टेमिक जो कहते हैं सो सिक्के के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पंछियों यानी पंछी उड़ती है, तो पंछियों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंछी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो हर्पेटोलॉजी किसे कहते हैं, ऑप्थोमोलॉजी किसे कहते हैं, एंथ्रोमोलॉजी किसका अध्ययन कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो पंछियों का अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन को हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं और आँख के चिकित्सिका अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं और मानव के कार्मिक विकास का अध्ययन जो होती है उसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश
अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती है। तो कौन सी कोशिकीय घटक है जो अधिकांश यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती है? तो वो होती है क्या? केंद्रक झिल्ली होती है। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली। यानी केंद्रक झिल्ली जो होती है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पढ़ते हैं कि केंद्रक जो है कोशिका में केंद्रक, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिससे अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होता है उसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। या केंद्रक झिल्ली जो होती है सो किस प्रकार की होती है? तो केंद्रक झिल्ली दोहरी परत की एक झिल्ली होती है। क्या होती है? दोहरी परत की एक झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो केंद्रक को चारों ओर से घेरी रहती है जिसमें से बाहर झिल्ली जो होती है से अतः परदविकी जालिका से जुड़ी हुई रहती है। तो जिस पर जो अतः परदविकी जालिका से जुड़ी होती है, राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राइबोसोम जो पाए जाते हैं सो अतः परदवी जालिका पे पाई जाती है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो कोशिका में केंद्रक की खोज जो किया था सो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कब किया था? 1831 में किया था। तो केंद्रक की कार्य क्या होती है? तो केंद्रक का कार्य जो होती है सो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होना। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में, अगला क्वेश्चन से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ किसका ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो अधिकांश कोशिकीय जो फंक्शन के लिए यानी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा जो होती है उसे हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एटीपी जो हो, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होती है सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एटीपी बोलते हैं। एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है सो एक प्रकार की जटिल कार्बनिक रसायन है या जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटीपी जो है सो क्या है? तो जटिल कार्बनिक रसायन है या किस में पाई जाती है? या जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है, जो जीवित कोशिकाओं में और कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया की चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने की कार्य करती है। तो हमारे बॉडी में कई प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसको चलने के कार्य के लिए कौन सपोर्ट करती है? तो ऊर्जा किससे मिलती है? तो एटीपी से। यानी ऊर्जा को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? तो एटीपी से। तो एटीपी जो से क्या करती है? उसमें हेल्प करती है, यानी कि सहायता करती है। यदि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी रहेगा तब तो खेल पाएगा। तो इसी प्रकार से वो एटीपी का कार्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसीम कोशिकांग को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। और लाइसोसोम से और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? चलिए देखते हैं। तो लाइसोसोम की कोशिका के आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है। इसके आत्महत्या के थैली के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि वह जब फट जाता है ना तो उससे डायरेक्ट क्या हो जाती है, किसी जो लाइसोसोम जब फटता है तो डायरेक्ट वो यानी कि स्पॉट डेथ हो जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम का पीएच वैल्यू यदि पूछे तो 4.5 से 5 होता है। और किस प्रकार होता है? तो अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है और उदासीन कब होता है? जब किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षारीय कहलाती है। लेकिन किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू जो कितना है, 7 से कम है, कितना है, 7 से कम है, तो वह अम्लीय कहलाएगा। लेकिन यदि 7 है, बराबर 7 है, तो वह उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु
पाउरेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो कोशिका में जो होती है ना 6 कार्बन वाले अणु के ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाउरेट में जो विखंडन जो होती है सो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझते हैं कि कोशिका द्रव में जो होती है सो विघटन की प्रक्रिया होती है या कैसी होती है। कोशिका द्रव का पूछा गया कि कोशिका द्रव कैसी होती है, तो एक जेली जैसा पदार्थ है। कोशिका द्रव जो है एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। तो कोशिका द्रव जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच क्या पाई जाती है? कोशिका द्रव पाई जाती है। कोशिका के अन्न अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, राइबोसोम हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई का संरचना जो होती है सो 50S से 30S होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका जो होती है सो कोशिका की जीव द्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो 1520 नैनोमीटर आकार की होती है। तो प्रोकैरियोटिक जो होती है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका के जीव द्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं और इसका जो आकार जो होती है सो 1520 नैनोमीटर की आकार होती है। ये दो तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो आकार जो होती है सो 1520 नैनोमीटर की आकार की होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम के ऊपर क्या होती है? तो राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन जो होती है सो संश्लेषित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो इसमें से कोशिका दिया गया, अनमी से इसमें से सभी दिया गया है और इसमें से आप लोग बोल रहा है कि गलत चीज़ को चेंज करें। तो जो गलत है उसी को चयन करने के लिए बोल रहा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है सो अत्यधिक छोटा आकार का होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? एकल गुणसूत्र होती है और इसका नाभिकीय क्षेत्र जो होती है क्या कहलाती है? तो केंद्र काभ कहलाता है। तो ये तीनों इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो होता है सो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? जब एटीपी में टर्मिनल फास्फोड लिंकेज को जल का उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 कैलोरी मोल जो से ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम की आत्महत्या को थैली कहते हैं, डीएनए को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो पावर हाउस कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका मिलान सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका प्रक्रिया यानी फंक्शनल जो होती है सो क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण जो करती है सो कौन करती है? तो केंद्रक करती है। कौन करती है? केंद्रक करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका जितना भी कार्य करती है उसका नियंत्रण कौन करती है? तो केंद्रक करती है। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन का चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। सूत्री विभाजन को बांटा गया है ना, तो सूत्री विभाजन का एक चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल यानी कि विभाजित सेल के गुणसूत्र जो होता है सो मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो कौन होती है? तो मेटाफेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सूत्री विभाजन हम लोग समझते हैं। तो सूत्री विभाजन जो होती है सो मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। तो सूत्री विभाजन किस में होती है? क्वेश्चन पूछेगा कि जनन कोशिका में क्या होती है? तो सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त
सभी जीवित कोशिकाओं में। तो जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होती है, तो सूत्री विभाजन होती है। और जितना भी सभी जीवित कायिक कोशिकाएं हैं, जीवित कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होती है, तो सूत्री विभाजन होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोशिकीय जीवों का जो जनन होती है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन जो होती है सो किसके अंतर्गत होती है, सूत्री विभाजन के अंतर्गत होती है। एक पूछ सकता है कि बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि जो होती है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में क्या होती है, वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो होती है सो निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन जो होती है सो मुख्यतः विभजोतक कोशिका में होती है। जो पौधों में जो सूत्री विभाजन जो होती है सो किस में होती है, तो विभजोयक कोशिका में होती है, मेरिस्टेमिक सेल्स में होती है। ये कोशिकाएं जड़ एवं तना के शीर्ष में स्थित होती है। तो जो मुख्य विभजोयक कोशिका जो होती है सो पेड़ पौधे के किस हिस्से पर पाया जाता है, तो कोशिकाओं के जड़ एवं तने के शीर्ष पर स्थित रहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान जो होती है सो विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित रहती है। तो ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है एक ये रेलवे ग्रुप डी में हमारा पूछा गया था, यानी कि फिगर दे दिया रहा था, फिगर उसमें दे दिया था और फिगर उसमें दे के और पूछा जाता है, ऑप्शन दे देता है ए बी, तो कौन सी पार्ट में कौन सी स्थान होगा वो उसका फिगर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका जो होती है, ये कोशिका जो दिखाई गई है पादप में कहाँ पाई जाती है। तो निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि पादप में कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सेल वाल। तो सेल वाल हो गया, सेल वाल मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। और साइटोप्लाज्म मतलब क्या होती है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है सो कोशिका द्रव होती है। और न्यूक्लियस मतलब क्या होती है, केंद्रक हो गया। और वैक्यूल्यम मतलब क्या हो गया, तो राजधानी हो गया। तो राजधानी जब हो गया वो सेल वाल हो गया, यानी कोशिका भित्ति हो गया, तो ये कंपलसरी है कि किस में पाया जाता है, कि जड़ में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी जड़ के साथ होगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि चित्र में दिखाई गई कोशिका जो होती है सो पादप के जड़ों में पाई जाती है। कोशिका क्या होती है, कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीवन का मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन का मूलभूत इकाई जो है सो कोशिका है। कोशिका को दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं जो होती है सो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है, एक यूकेरियोटिक होती है, दूसरा क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। और पादप कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। यूकेरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। पादप किस प्रकार से होती है, तो पादप जो होती है सो यूकेरियोटिक होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका में मौजूद किसकी मात्रा जो होती है सो संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो पादप कोशिका में क्या मौजूद होती है जिसके कारण संचालन को सुगम बनाने के लिए, तो पादप कोशिका में जल मौजूद होने के कारण संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। तो पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनमें से अधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिसे ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पौधा क्या करती है, अपना भोजन वो समय बनाती है, यानी खुद बनाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं कि पौधे में ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है क्योंकि उनमें से अधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन जो होते हैं आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार जानवर जो होती है अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है, वो पौधों का नहीं होता है। पौधों जो क्या करती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, तो क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है ना, सो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है सो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है कि पादप कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज से किससे बनी होती है, सेलुलोज से और पेक्टिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति में कितना परत होती है, तो कोशिका भित्ति में 2 परत होती है, जिनके मध्य वाला को क्या कहते हैं। कोशिका भित्ति में 2 परत होते हैं जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। जो मध्य में क्या होती है, लमेला नामक एक प्रकार की दीवार पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होती है, तो कोशिका का आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोजोप्लाज्मा की रक्षा करना। तो कोशिका भित्ति जो होती है पादप में जो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो क्यों पाई जाती है, तो सबसे पहले जानते हैं कि वो रक्षा करने के लिए पाई जाती है और एक कोशिका को क्या करती है, आकृति प्रदान करती है। और किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं। तो कोशिकाओं में केंद्रक के अलावे क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रक में तो होता ही है, लेकिन केंद्रक के अलावे 2 कोशिकांग और कौन सा है जो अपने पास DNA और राइबोसोम रखते हैं। तो कौन सा कोशिकांग है, तो हम लोग समझते हैं। वो कोशिकांग जो है सो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है जो अपने पास DNA और राइबोसोम रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम लोग कहते हैं उसे पावर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लवक जो होती है, लवक क्या होती है, लवक पादप कोशिकाओं को कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोल या अंडाकार रचना है। तो पूछेगा कि लवक का आकार जो होती है इसे किस प्रकार से होती है, तो लवक पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका द्रव में पाए जाने वाला क्या होती है, ये गोल एवं अंडाकार रचना की होती है। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पादप कोशिका में श्वसन का क्रिया जो होती है और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। तो अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं,
वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अपशिष्ट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को, यानी कि अपशिष्ट उत्पाद पूछेगा तो पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो रस धानियों में संचित किया जाता है। कहाँ संचित किया जाता है, रस धानियों में संचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ डिटेल में थोड़ा समझ चर्चा कर लेते हैं कि अपशिष्ट उत्पादों का जो होती है पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाली रचना है। पादप कोशिका में रसधानियाँ जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पादप कोशिकाओं में जल संतुलन बनाए रखने में मदद कौन करता है, तो रसधानियाँ ही करती है। कभी कभी इससे पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल वर्णक जो होती है, यानी क्लोरोफिल कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल जो होती है सो हरित लवक में पाई जाती है। तो जिसका भी आंसर हरित लवक के साथ में है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हरित लवक जो होती है पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद जो होती है तो पर्णहरित वर्णकों से सहायता से क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या किस तरह पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका में इनमें से घटक जो होती है वो मौजूद होती है। तो पर्णहरित वर्णक जो होती है कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, तो हरित लवक में ही मौजूद होता है। और हरित लवक में क्या मौजूद होता है, यानी कि हरित लवक में क्या क्या अभी बोले, हरित लवक में क्या मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल, यानी कि जो पिगमेंट होती है वो क्लोरोफिल किसमें पाई जाती है, हरित लवक में पाया जाता है। और हरित क्लोरोफिल के अलावे और क्या पाई जाती है, तो इसके अतिरिक्त जैंथोफिल तथा कैरोटीन वर्ग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप में ही पाए जाते हैं, तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो वो कोशिकांग जो से लवक है, यानी लवक कोशिकांग जो है सो केवल पादप में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लवक जो होती है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के किस में पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाला किस प्रकार की रचना है, तो अंडाकार एवं एक गोल रचना है। लवक कितने प्रकार की होती है, तो लवक जो होती है कितने प्रकार की होती है, तो देखते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल जो लवक होती है वो होती है 3 प्रकार की, यानी लवक जो होती है सो 3 प्रकार की होती है। हरित लवक होती है और अवर्णीय लवक होती है, वर्णीय लवक होती है। जिस प्रकार से यहाँ समझे थे, यहाँ क्या समझे थे कि क्लोरोफिल जो होती है ना सो किस में पाई जाती है, तो हरित लवक में पाया जाता है। लेकिन लवक पूछेगा कि लवक जो होती है सो कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लवक जो से 3 प्रकार की होती है जो कोशिका के कोशिका द्रव में पाई जाती है। तो कौन कौन सी होती है, तो क्लोरोप्लास्ट होती है, ल्यूकोप्लास्ट होती है और क्रोमोप्लास्ट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पौधा एवं जंतु किसमें कोशिकाओं में पाई जाती है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, तो अपशिष्ट उत्पाद जो पा सकते हैं वो कहाँ पा सकते हैं, तो पीछे भी डिस्कस किए थे कि अपशिष्ट उत्पाद जो हम लोग पा सकते हैं वो कहाँ पा सकते हैं, राजधानी में पा सकते हैं। कहाँ, रसधानियाँ में पा सकते हैं। तो राजधानियाँ कहाँ, इसमें दिया गया है, चित्र दिया गया यानी फिगर दिया गया है, तो इसको हम लोग रसधानियाँ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसका भी 3 नंबर के साथ होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पादप का एक पार्ट है और कहाँ का है, जड़ का है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद तीर जो है से 4, यानी कि किसके द्वारा, तीर जो से 4 द्वारा दिए गए क्षेत्र जालिका में पाया जाता है। तो कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो से
सी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अच्छा, हाँ, जालिका जो से इसे कहते हैं, इस जालिका किसे कहते हैं, इसे राजधानी जो से किसे कहते हैं, इसे राजधानियाँ बोलते हैं। यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, जो अपशिष्ट उत्पाद जो से कहाँ पा सकते हैं, तो राजधानियाँ में पा सकते हैं, जो कि इसी को बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, राजधानी हम लोग जालिका के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऊतक विरिकिक नलिकाओं की भित्तियां को निर्माण करती है। तो विरिकिक नलिकाओं का भित्तियां का निर्माण जो करती है वो ऊतक जो है सो कौन सी ऊतक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशीय ऊतक है। तो 1862 नंबर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक विरिकिक नलिकाओं की भित्तियां का निर्माण करते हैं। तो उपकला ऊतक निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं कि उपकला ऊतक जो होती है ये विकिरिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न भागों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपकला ऊतक जो होती है से विकिरिक नलिकाओं का भित्तियों का निर्माण करता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह शरीर के अंदर स्थित तथा विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण जो करती है वो कौन सा ऊतक करती है, तो उपकला ऊतक करती है, जिसे हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विकिरिक नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण कौन करता है, यानी भीतर चीज यानी जो भी अंदर रहेगा, यानी कि विभिन्न अंग जैसे रहेगा, भीतरी अंग रहेगा, भीतरी सतह का निर्माण जो करती है वो कौन करती है, तो उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम करती है। और बाहरी का भी कौन करती है, तो बाहरी तथा भीतरी का एपिथेलियम ही करती है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विविध अंगक क्यों कहा जाता है। तो विचित्र अंगों माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे विचित्र अंगक माना जाता है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है। तो मानव शरीर जो मूवमेंट करती है यानी गति करती है वो किसके कारण से, हिलती डुलती जो है वो किसके कारण से करती है, तो पेशीय और संयोजी ऊतक के संयोजन के कारण से करती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मानव जो होती है जो मूवमेंट करती है, मानव शरीर का मूवमेंट जो करती है वो किसके कारण से करती है, तो पेशीय और संयोजी ऊतक के संयोजन से करती है। जैसे कि मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी होती है। पेशीय ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं। पेशीय ऊतक जो होती है सो पेशियों का निर्माण करते हैं। इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। संकुचन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो पेशीय ऊतक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान करें। इस ऊतक की पहचान करें। तो ऊतक जो से कौन सी है, तो पेशीय ऊतक हो गया, उपकला ऊतक हो गया, वसा ऊतक हो गया, अवकाशी ऊतक हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं, बोल रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से ऊतक की पहचान कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो ऊतक का पहचान करने बोलता है, तो एरियोलर जो है, एरियोलर टिश्यू यानी कि ऊतक शरीर में अनसंयोजी ऊतकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है। तो उसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसमें तो सभी ऊतक पाया जा रहा था, लेकिन सबसे अधिक ऊतक कौन पाया जाता है, तो अवकाशी ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। तो जो प्राय अन्य ऊतकों को जोड़ने एवं उन्हें सहारा देने का कार्य करती है, उसी को क्या कहते हैं, एरियोलर टिश्यू कहते हैं। और शरीर के प्रत्येक भाग जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में तथा पाचन नली आदि में
पाया जाता है। तो इसका काम क्या होती है, अन्य ऊतकों को जोड़ने और उनके सहारा देने की कार्य करती है। तो कौन सा ऊतक है, तो एरियोलर टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तो हड्डी जो है सो किस प्रकार रक्त जो से क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त जो से क्या है, तो रक्त एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन हड्डी पूछेगा तो हड्डी भी क्या करती है, हड्डी भी क्या करती है, तो हड्डी को हम लोग समझेंगे। तो 1866 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो से क्या है, एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। रक्त जो से क्या है, तो रक्त जो है सो एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन हड्डी जो से क्या है, तो हड्डी भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होती है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु ऊतक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जंतु ऊतक जो होती है सो 4 प्रकार की होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी ऊतक होती है। पहला जो है उपकला ऊतक, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि वो क्या करते थे, अंदर बाहर जो जैसे को बोलते थे विकृत नलिकाओं को, भित्तियों का जो निर्माण करती है, कौन करती है, उपकला ऊतक करती है, एपिथेलियम करती है। और बाहरी में भी एपिथेलियम ही करती है। जैसे कि परत जो बना हुआ ओठ पर कौन करती है, एपिथेलियम करती है। संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 ऊतक जो होती है सो जंतु ऊतक का प्रकार है। अस्थि या हड्डी जो होती है किस प्रकार से ऊतक है, तो एक प्रकार से ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयोजी ऊतक हड्डी जो है किस प्रकार से है, यानी कि ठोस भी है, दृढ़ भी है और मजबूत भी है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होती है। तो संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य जो होती है सो शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना। यानी कि संयोजी ऊतक मतलब क्या होती है, सभी ऊतकों को तथा अंगों को आपस में जोड़ना ही संयोजी ऊतक कहलाती है। अंगों जो होती है, अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना क्या कहलाती है, संयोजी ऊतक कहलाती है। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो त्वचा के नीचे अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि त्वचा का नीचे हो गया कहाँ पे, तो त्वचा के नीचे, यानी त्वचा के नीचे क्या पाई जाती है, वसा ऊतक पाई जाती है। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो पाया जाता है सो वसा ऊतक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक जो है वो क्या है, तो ऊतक हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं का क्या होती है, एक प्रकार की समूह होती है, जिससे कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य जो होती है सो समान होती है। कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य जो होती है सो किस प्रकार होती है, समान होती है। वसा क्या होती है, वसा ऊतक जो होती है सो त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का दिला संयोजी ऊतक है। तो पूछेगा कि दिला संयोजी ऊतक के नाम से किसे जानते हैं, तो दिला संयोजी ऊतक के नाम से हम लोग वसा ऊतक को जानते हैं, जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करना और प्रमुख अंगों की रक्षा के लिए वसा को संग्रहित करता है। तो वसा को संग्रहित कौन करता है, तो वसा ऊतक करता है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करती है। तो कौन सा ऊतक है जो ऊतक की मरम्मत में यानी रिपेयर में मदद करती है, तो एरियोलर है। क्या था, एरियोलेरल टिश्यू जो था वही था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो एरियोलर टिश्यू जो था वो अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है। अंग के अंदर रिक्त स्थान को क्या करती है, भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करती है और ऊतकों को ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्तवाहिकाओं के आसपास अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एरियोलर जो ऊतक है कहाँ पाए जाते हैं, अस्थि मज्जा में पाई जाती है। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशें होती है।
हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सी है? तो हमारे शरीर में वसा संचायक जो करती है सो कौन करती है? तो वसा संचायक ऊतक जो करती है वो कौन करती है? तो एडिपोज ऊतक करती है। कौन करती है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 1869 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। कितना देख रहे हैं? 1869 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे। तो 1869 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा संचायक ऊतक जो है हमारे शरीर में वो कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एडिपोज ऊतक जो होती है हमारे शरीर में वो क्या करती है। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो होती है सो एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार का होता है। तो वसा ऊतक करती है वसा ऊतक जो होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है एरिओलर होता है और एक होता है एडिपोज होता है। तो एरिओलर जो भी कहाँ पर रहते हैं कि अस्थि मज्जा में पाए जाते थे, और एडिपोज क्या करते हैं? तो एडिपोज हमारे क्या करते हैं? वसा संचायक ऊतक को यानी कि वसा में संग्रहित करते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा ऊतक करते हैं, लेकिन वसा ऊतक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो वसा ऊतक को दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है एरिओलर ऊतक होता है और दूसरा होता है एडिपोज ऊतक। तो एडिपोज ऊतक जो होती है सो वसा संचायक करती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊतक जो है सो ऊतक क्या है? तो ऊतक हम लोग किसे कहते हैं? तो हम लोग ऊतक जो कहते हैं वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में क्या होती है? दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वसा ऊतक कहते हैं? नहीं, उसे क्या कहते हैं? वसा ऊतक नहीं कहते हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि ऊतक जो होती है इसे क्या डिस्कस किए थे अगला क्वेश्चन में? इसमें डिस्कस किए थे कि आसपास जो यानी कि इसमें डिस्कस किए थे कि सनोजी ऊतक जो होती है सो मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों, रक्त वाहिकाओं के आसपास अस्थिमज्जा में पाई जाती है। इसमें कई प्रकार की रेशें जो से पाई जाती है। लेकिन ऊतक के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होती है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य जो होती है सो एक समान होती है। ऊतक की संरचना तथा कार्य जो होती है कैसा होती है? एक समान होती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया जा रहा है कि उसका जो मूल रूप से दिखने में कार्य और भिन्न अलग होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, नहीं, ये भी गलत है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य में भिन्न होती है, नहीं, समान भी होती है और कार्य में भी समान होती है। तो इसका आंसर जो आगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन डी नंबर क्या बनेगा? दिखने में और कार्य करने में समान होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊतक कोशिकाओं के एक ऐसा समूह है जिसमें उद्भव और कार्य पर्याय समान होते हैं। इसी प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों और स्तरों को ऊतक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जंतु ऊतक जो होती है कोशिका की संरचना जो होती है उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसमें किया गया है? तो उपकला ऊतक में किया गया है, सनोजी ऊतक में किया गया है, पेशी ऊतक में किया गया है, तंत्रिका ऊतक में किया गया है। तो जंतु कोशिका कितना प्रकार की होती है? तो जंतु ऊतक जो होती है एनिमल टिश्यू जो होती है सो कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। इसमें क्या होती है? जंतु ऊतक में कोशिका की संरचना जो होती है उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक जो होती है से भिन्न भिन्न होती है और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है? उन कोशिकाओं के समूह को
जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियां की कोशिकाएं और उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है समझते हैं। तो उसी को तो हम लोग ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक जो से कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस क्या बोल रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह के क्या कहते हैं? तो ऊतक जैसे क्या होते हैं? समूह ना होती रे। तो उन कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है। उत्पत्ति समान होती है, संरचना समान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऊतक ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं की समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा विकास की दृष्टि में समान होती है, उसे ऊतक कहलाता है। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति और विकास की दृष्टि में समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं कौन करते हैं? ऊतक करते हैं। ऊतक का अध्ययन जो होती है सो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसका जीव विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक का अध्ययन जो होती है सो हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऊतक का अध्ययन है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण क्या है? तो रक्त और हड्डी जो है वो क्या है? तो समझते हैं। रक्त और हड्डी जो है क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में समझें कि रक्त और हड्डी जो है सो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र, जैसे कि इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि हड्डी और रक्त के बारे में। जब संयोजी ऊतक है, रक्त जो से किस प्रकार से है? तरल संयोजी ऊतक है। तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसा समूह को ऊतक कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं को ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वो एक विशेष कार्य करती हो। उत्पत्ति भी समान हो तथा विशेष कार्य भी करती है। तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक का ही निर्माण करती है। तो कोशिकाएं मिलकर क्या करती है? ऊतक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां जो है सो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने या बड़ा रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक जो होती है वो क्या कहलाती है? तो एपिथेलियम ऊतक कहलाती है। जंतु के शरीर को ढकने या बड़ा रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाती है? तो एपिथेलियम ऊतक कहलाती है। मस्तिष्क जो होती है, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया तथा तंत्रिकाएं जो हो गया, सभी तंत्रिका ऊतकों की ही बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुंह का परत जो होती है वो किस कोशिका से यानी कि किससे बनी होती है? तो मुंह की परत आगे हम लोग क्या वो डिस्कस किए थे। तो विक की नलिका का जो अंदर होती है उसका भित्ति का निर्माण कौन करती है? तो एपिथेलियम करती थी, एपिथेलियम। तो यहाँ पे हम लोग क्या है? तो एपिथेलियम जब करती थी तो कौन सा एपिथेलियम करती थी? तो वहाँ करती थी उपकला। कौन करती थी? तो एपिथेलियम ही करती थी। तो यहाँ पे देखते हैं एपिथेलियम भी प्रकार की होती है। तो 1874 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुंह की परत जो बनी होती है इसे किस उपकला से बनी होती है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुंह का परत जो बनी होती है वो किस उपकला से बनी होती है? तो पपड़ीदार क्या होती है? पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, जिसे हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंह की परत जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? तो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। और हम लोग आगे पीछे क्या डिस्कस किए थे? तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि उपकला ऊतक जो होती है वो विकृत नलिकाओं को भित्ति का निर्माण करने में सपोर्ट करती है। साथ में क्या चर्चा किए थे कि जो उपकला जो ऊतक होती है वो उपकला ऊतक क्या करती है? विकृत नलिकाओं को भित्तियों का निर्माण करता है या शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाला ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार से जब क्वेश्चन पूछ देगा कि मुँह का जो परत होती है, मुंह का परत जो होती है सो किस ऊतक की होती है, यानी उसको जो निर्माण करने में कौन सा सपोर्ट करती है? तो उसको सपोर्ट कौन करती है? पपड़ीदार उपकला करती है, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एपिथेलियम उपकला ऊतक जो होती है सो क्या करती है?
तो ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ये 4 प्रकार का घनाकार उपकला होती है। घनाकार उपकला जो होती है, एपिथेलियम उपकला जो होती है, सो एपिथेलियम उपकला उपकला जो होती है ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी का निर्माण कौन करती है? एपिथेलियम उपकला करती है। और यह 4 प्रकार का घनाकार उपकला यानी कि क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, जैसे कि अस्यूडोस्टिफाइड होती है जो कि स्तंभाकार उपकला होती है, पपड़ीदार उपकला होती है, स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मुख गुहा, जिहा, ग्रास नली और आहार नाल के स्तर पर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मुंह की परत पर मुंह का परत बनी होती है, तो पपड़ीदार उपकला से, स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ये जो मुख गुहा में पाई जाती है, मुख गुहा में भी पाई जाती है। और अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब मुख गुहा में भी पाई जाती है, ग्रास नली में भी पाई जाती है, आहार नाल में भी पाई जाती है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो पुराने जाइलम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराने ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करते हैं। तो उसमें हम लोग संगठित जो करते हैं वो किसको करते हैं? तो रेजिन और गोंद को करते हैं। किसको करते हैं? रेजिन और गोंद को करते हैं। तो अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित जो किया जाता है। जाइलम एक ऐसी जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम क्या करती है? जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करती है, यानी कि जल को जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है वो जाइलम करती है, और फूड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है वो फ्लोएम करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड जाइलम में किसका हम लोग संग्रहित करते हैं? तो रेजिन और गोंद का संग्रहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है सो उसके लिए कौन सी कथन सही है? तो यहाँ पे देखते हैं कि पादप में हम लोग जो संग्रहित किया करते हैं रेजिन और गोंद के बारे में पढ़े हैं। तो चलिए पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि रेजिन और गोंद कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? तो कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद जो होती है सो रेजिन के रूप में संचित होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया जो होती है से प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रोल जैसे कि रेजिन के रूप में संचित हो जाता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक कैसा है? युप उत्पाद है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, यानी कि एक कटी हुई टहनी को जब रंगीन पानी में रख दिया जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसे दिखेगी? तो रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो अब हम लोग देखते हैं, इसका देखते हैं, फिगर देखते हैं। तो फिगर यहाँ पे देखते हैं कि एक टहनी को डाल दिया गया है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा दिया जाता है, तो रंगीन पानी में रख दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं ये कटा हुआ टहनी, इसको रंगीन पानी में रख दिया गया है। तो रंगीन पानी में रख दे, कुछ घंटों के बाद जब टहनी को काट लिया जाता है तो वह किस में दिखेगी, किस रंग में दिखेगी? तो जब टहनी को जब काट दिया जाता है, कुछ घंटों के बाद जब टहनी को काट दिया जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी कि इस कलर में दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियां द्वारा भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो पौधों की पत्तियां द्वारा यानी पौधों को जो भोजन बनाता है, पौधा भोजन बनाता है किसके द्वारा बनाता है? अपना पत्ती के द्वारा ही बनाता है। तो पौधा जब भोजन बनाता है अपना पत्ती के माध्यम से, तो भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाता है? तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जड़ जो होती है, जड़ बीज फलों को विभोजक तक पहुंचाने में मदद करती है, यानी कि
भोजन कहाँ बनाती है, तो भोजन पत्ता में बनाती है। तो जड़ों तक की भोजन पहुँचाने का कार्य करती है फ्लोएम द्वारा। लेकिन जड़ से जब पानी लेती है, जल को अब्जॉर्ब करती है, तो पत्तियों तक द्वारा पहुंचाती है। तो कार्य कौन करती है, तो कार्य जाइलम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों की द्वारा जो भोजन बनता है पत्तियों द्वारा, तो भोजन को जड़ तक पहुंचाता है कौन, फ्लोएम पहुंचाता है। लेकिन जल को जब जड़ से पत्ता तक कौन पहुंचाता है, तो जाइलम पहुंचाता है। इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक जटिल ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है। तो कौन सी आकृति, यानी कि आकृति दे दिया गया है, बोल रहा है कि कौन सी आकृति जो है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि भोजन का सही निरूपण, तो भोजन का सही निरूपण भोजन किस में आ जाती है, तो भोजन जो पत्ती यानी भोजन बनाता है पेड़ पौधा, तो पत्ता के माध्यम से बनाता है। तो पत्ता के माध्यम से बनाएगा तो किस में से आएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पत्ता के माध्यम से बनाएगा तो भोजन कहाँ तक पहुँचेगा, जड़ तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा, जड़ तक पहुँचेगा। तो बोल रहा है कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है। तो भोजन की गति, जैसे कि इसमें से बनाया, तो भोजन की गति यहाँ देखते हैं, इसको जब देखते हैं तो इसमें जब देखते हैं, इसमें ये देखते हैं तो यहाँ तक आया, इतना आया ही नहीं। और यहाँ देखते हैं, बी में देखते हैं तो पूरा आ गया यहाँ, तो यहाँ से यहाँ पूरा भोजन आ गया है। इसमें से देखते हैं तो इसमें से आके थोड़ा सा, इसमें से आके यहाँ पे देखते हैं डी नंबर में, जब भोजन बना रहा है तो पत्ता इसके द्वारा माध्यम से बनाएगा, ये पत्ती के द्वारा से ही तो भोजन बनाएगा, और ये भी तो पत्ती के माध्यम से भोजन बनाएगा। तो बोल रहा है कि फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण है। तो सही निरूपण जैसे किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आप भी देख सकते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम क्या है, एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य जो से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाना होती है। जो प्रश्न चित्र में जो दिया गया है सो किस में दिया गया है, तो प्रश्न चित्र में जो दिया गया है सो यहाँ पे देखते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर जो होगा, जो उपयुक्त प्रश्न चित्र जो है सो सी, यानी कि भोजन फ्लोएम की गति सही निरूपण करता है। क्या करती है, जो आप भोजन जो है सही निरूपण करती है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फ्लोएम जैसे क्या करती है, भोजन को सही निरूपण करता है, तो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तो ही ले जाने के कार्य करती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखें तो इतना ही दूर में ला के छोड़ दिया गया है। जैसे कि भोजन बना रहा है, ये पेड़ पौधा है, यहाँ भोजन बनाया तो यहाँ तक आके रुक गया, और यहाँ जब देखते हैं यहाँ से लिया यहाँ तक तो यहाँ भी नहीं आ पाया है, और यहाँ से लिया तो यहाँ से हरा 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 यहाँ तक पहुँच गया है, और इसमें से यहाँ छूट गया है। तो यानी कि भोजन जो पहुँचा रहा है सो यहाँ तक पहुँचा रहा है, तो इसका निरूपण जैसे सही है। तो ऑप्शन यानी चित्र नंबर जो होगा सो सी सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाएं पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। तो संवहनी ऊतक का यानी कि संवहन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो किस प्रकार की कोशिकाएं पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं लेती है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोलन कायमा ये जो होती है सो संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। उसके बाद वाहिका, समवाहिका, पेरेन्काइमा ये तीनों होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलन कायमा जो होती है ये कोशिका पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। ये कोशिकीय संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती है तथा आंतरिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलन कायमा जो से किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो यह जीवित कोशिकाएं हैं और इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा कोलन कायमा, पेरन कायमा। तो कोलन कायमा रहेगा तो पेरन कायमा रहेगा, तो कोलन कायमा में कोशिका सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यह जो से जीवित कोशिका की होती है, यह एक प्रकार की संवहनीय नहीं है, क्योंकि यह ऊतक को समर्थन प्रदान करती है, यानी कि सपोर्ट करती है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सत्य है? तो फ्लोएम के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि फ्लोएम जो होती है इसे पेड़ पौधा में क्या करती है, भोजन को एक जगह से दूसरे यानी पत्ते से जड़ तक पहुंचाने में कार्य करती है। तो पत्ते से जब जड़ तक पहुंचाने में कार्य करती है, तो फ्लोएम में परिवहन जो होती है उसे हम लोग जीटीपी के नाम से जानते हैं और सीटीपी का उपयोग किया जाता है। तो फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि सुक्रोज के कारण जो होती है प्रासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कथन, फ्लोएम परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। तो बिल्कुल सही है। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो बोल रहा है कि इनमें से क्या है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो जलरोधी बनाने की कार्य कौन करती है? जाइलम वाहिकाओं को। तो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाने के कार्य जो करती है सो लिगिन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि लिगिन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाती है। लिगिन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कि कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होती है। इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे कि जल परिवहन, आंतरिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध को करना। ये सब क्या होती है? लिगिन का काम होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाती है? तो लिगिन बनाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना अपशिष्ट उत्पादों को किन भागों में संग्रहित करते हैं? तो पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किस भागों में संग्रहित करते हैं? तो पत्तियां, राजधानियां और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होती है। फ्लोएम जो होती है सो पौधे का संवहनी ऊतक होती है। वो क्या करती है? जल ले जाती है, गैस ले जाती है, ऑक्सीजन ले जाती है, पोषक ले जाती है। तो वो ले जाने की कार्य करती है, यानी कि भोजन को ले जाने में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है, तो पोषक हो गया। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो पोषक को परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा क्या होती है? जल और उनमें खुले लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम जो होती है सो क्या होती है? तो फ्लोएम जो होती है सो सजीव ऊतक है। इसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? तो अस्तित्व का संभव कौन बनाया है, यानी कि अस्तित्व को संभव। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो वो कौन सा है? तो वो है जो है संवहनी ऊतक है। कौन सा है? संवहनी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।